क्लास में मॉनसून विंड्स कवर किया था, मैंने उसके पास पेपर क्वेश्चंस दिए थे, मुझे याद है। हम आज पास पेपर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम अगली क्लास में करेंगे, फिर मैं टाइमली उसको है ना प्रॉपर अटेंडेंस पे कराना चाहता हूँ। आज हम है ना दो और रेन के मेथड सीखेंगे जो पाकिस्तान में बारिशें होती हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास दूसरा मेथड जो है वो है वेस्टर्न डिप्रेशन का। अच्छा, एग्जामिनर का फेवरेट नहीं है वेस्टर्न डिप्रेशन और मॉनसून। सिलेबस गाइडलाइन के अंदर ज्यादा पूछने का उसने ऑलरेडी कह दिया। उससे बोले भाई मैं दो टाइप की बारिशें सबसे ज्यादा पूछूंगा, एक मॉनसून विंड्स है, दूसरी वेस्टर्न डिप्रेशन है, ठीक है ना। वो ये दो ही टाइप्स की रेनफॉल आपसे ज्यादा पूछेगा, उससे ज्यादा रेनफॉल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। बाकी रेनफॉल्स के आपसे लोकेशन पूछ सकता है, टाइमिंग पूछ सकता है, कहाँ कहाँ पर होती है ये पूछ सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स कैसे बनती है ये वो उसका पूछने का काम नहीं है, ठीक है ना। वो कैसे बनती है दो ही बारिशें पूछेगा, वेस्टर्न डिप्रेशन और मॉनसून। मॉनसून हमने पिछली क्लास में कर दिया, आज हम इंशाल्लाह वेस्टर्न डिप्रेशन के साथ शुरू करेंगे। अच्छा, एज द टर्म इट सेल्फ इंडिकेट्स, वेस्टर्न डिप्रेशन वेस्टर्न एरिया से आ रही होगी। यानी दिस टाइम द लास्ट टाइम वी सॉ द मॉनसून टारगेटिंग पाकिस्तान फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन्स। और दो प्रोविंसेस में मॉनसून बहुत ज्यादा बारिशें फेंक रही थी। एक आपके पास सिंध का प्रोविंस था, दूसरा आपके पास पंजाब का प्रोविंस था। This time the rainfalls are coming from the western side, and these rainfalls majorly strike the western areas of Pakistan. So, पूरे के पूरे वेस्टर्न एरियाज में आपके पास जो बारिश जो हिट करती है ज़्यादातर, दैट इज वेस्टर्न डिप्रेशन। और ये आपके पास वेस्टर्न रीजन से आती है। अच्छा सर, वेस्टर्न रीजन से किस तरीके से, थोड़ा समझाए तो सही। तो याद रखना मेरे बच्चों कि हमारे पाकिस्तान के वेस्ट में एक समंदर है, दूर जाकर अफगानिस्तान, ईरान से बियॉन्ड, इराक से बियॉन्ड, जिसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो हमारे वेस्टर्न रीजन्स हैं उसके अंदर एक समंदर है, दैट इज द मेडिटेरेनियन सी। अच्छा, जो आपके पास एलिमेंट्स मॉनसून में हो रहे थे ना, सेम एलिमेंट्स मेडिटेरेनियन सी पर भी होते हैं। आपके पास सी ब्रीजेस क्रिएट होंगी, हवा ऊपर की तरफ जाएगी, बादल फॉर्म करेगी और एक जेट स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हुए आएगी पाकिस्तान की तरफ। अगेन सर, ये अगर वेस्टर्न रीजन से आ रहा है तो सर ये पहले तो बारिश ईरान को देगा, पहले ये बारिश अफगानिस्तान को देगा। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले बारिश ईरान को मिलेगी, फिर बारिश अफगानिस्तान को मिलेगी। और याद रखिएगा कि इसका बिल्कुल आखिरी हिस्सा यानी टेल एंड जो है वो पहुंचती है कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर। सर तो टेल एंड का मतलब है तो ज़्यादा बारिश नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही है, ज़्यादा अमाउंट्स में रेनफॉल नहीं आती है। अच्छा, आपने कभी अपने एल्डर्स से सुना होगा, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, आप सुनेंगे भी, जब अचानक से कराची में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ बढ़ जाती है ना, कराची comes across a lot of winters, so you hear your grandparents, आप सुनते हैं अपने बड़ों से कि क्वेटा की तरफ से ना ठंडी हवाएं आ रही है। ये जो क्वेटा की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है ना, ये असली में वो ठंडी हवाएं नहीं है, ये बेसिकली वेस्टर्न डिप्रेशन का पूरा जेट स्ट्रीम है जो ट्रैवल करके अक्सर कराची तक पहुंच जाता है। तो एक्चुअल में क्वेटा से ठंडी हवाएं नहीं आ रही, वो एक्चुअली वेस्टर्न डिप्रेशन है जो ट्रैवल करता हुआ कहीं ना कहीं कराची आ जाता है, और उसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत जो है वो कुछ दिन जो है वो ठंड के मिल जाते हैं। और वी एक्सपीरियंस्ड एक्सट्रीम, नॉट एक्सट्रीम बट लाइक यू कुड से मीडियोकर लेवल्स पर कूल टेम्परेचर्स, ठीक है ना। तो उन दिनों में तो ये आपका वेस्टर्न डिप्रेशन स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर कभी एक बार आप अपने बड़ों को ये बोलते हुए सुने कि यार क्वेटा से ठंडी हवाएं आ रही है, तो वो एक्चुअल में क्वेटा से ठंडी हवाएं नहीं है, आप समझ जाइएगा ये बात कर रहे हैं किस चीज़ की, वेस्टर्न डिप्रेशन की, ठीक है ना। So western parts of Pakistan receive more rainfall from western depression than from other resources. और वेस्टर्न रीजन्स के अंदर कौन से रीजन शामिल हैं? वी हैव खारान, क्वेटा, सिब्बी, वी हैव पेशावर, वी हैव डर, वी हैव चित्राल, एंड these regions receive most of the rainfall from which depression बेटा? Most of the rainfall from western depression, ठीक है ना। यानी जो आपको हल्का हल्का सा शेडेड रीजन नजर आ रहा है ना, ये वो शेडेड रीजन है जिसको मेजॉरिटी बारिश मिलती है वेस्टर्न डिप्रेशन से। और इसमें ना स्पेशली मैं आपको बताऊं, पिशावर का रीजन एक ऐसा रीजन है
जिसको बाकायदा तौर पर ना बहुत ज़्यादा बारिश मिलती है वेस्टर्न डिप्रेशन से। और वेस्टर्न डिप्रेशन याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर विंटर्स के वक्त आते हैं, ठीक है ना। अब देखो, लोग मुझसे कहेंगे कि सर लेकिन फिर भी सर ये थोड़ा सा कैसे इम्प्लाइड बनती है ये बता दें। अभी तक जितनी बात कही ना वो जनरलाइज पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो बात करने वाला ना वो पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ आपने थोड़ी बहुत सुन लेनी है। अच्छा, देखो, अगर मैं पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे चले जाऊँ ना वेस्टर्न रीजन्स के अंदर, यानी मैं मेडिटेरेनियन सी पे आ जाऊँ, तो इधर जाहिर सी बात है गर्म हवा बन रही है और वही गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है। जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो बादल फॉर्म होते हैं। लेकिन ये मेडिटेरेनियन सी के बादल पाकिस्तान तक कैसे पहुंचते हैं, सवाल ये है ना। मैं बोल तो रहा हूँ बार बार जेट स्ट्रीम बनती है, जेट स्ट्रीम बनती है। सर ये जेट स्ट्रीम है क्या? तो अब मैं जो बात समझाने वाला हूँ ना, वो अगर थोड़ा बस कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने आप को, इससे बस सुन लेना कि यार ये सही है, सर ने ना एक इंफॉर्मेशन में हमारे इजाफा किया है, पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब आपको पता है ये मेडिटेरेनियन सी है, तो इसके बिल्कुल है ना ऊपर की तरफ रशिया, ऊपर की तरफ अगर आप चले जाएं थोड़ा तो नॉर्थ पोल आता है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से ना सर्दियों के अंदर ठंडी हवाएं ट्रैवल करती हैं किसकी तरफ? मेडिटेरेनियन सी की तरफ। जब ये गर्म हवाएं मेडिटेरेनियन सी से ऊपर की तरफ जाती है ना बादल फॉर्म करने के लिए, तो इधर इनका टकराव हो जाता है ठंडी हवाओं के साथ। और जब गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में टकराते हैं ना, तो एक बहुत तेजी से जेट स्ट्रीम बनती है जो ट्रैवल करती है किसकी तरफ? वेस्टर्न रीजन्स की तरफ। और ये पूरी पूरी जेट स्ट्रीम अपने साथ बादल लेके आ रही होती है। तो ये जो आप बादल देखते हैं पाकिस्तान तक पहुंचते हैं, ये मेहरबानी है इंटरचेंजेस ऑफ कोल्ड एयर एंड हॉट एयर की। अगर ये कोल्ड एयर और हॉट एयर आपस में नहीं बनेगी तो कभी भी ये बादल ट्रैवल करते हुए मेडिटेरेनियन सी से पाकिस्तान की तरफ नहीं पहुंचेंगे। So it's just a formation of, you could say, like a twister in the air। और जब आपके पास ये दोनों हवाएं टकराती है ना, तो ये मिक्स अप नहीं हो पाती। तो what happens is that the cold air tries to push the warm air, and as soon as the warm air gets a push, it travels in the western direction। और वो एक छोटी सी एक स्ट्रीम बनती है हवा के अंदर, and that jet streams travels from the Mediterranean Sea towards Afghanistan, Iran, and then enters what? Pakistan। तो ये हमारे ऑफ कोर्स सिलेबस में नहीं है, दैट्स आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटिंग इट, आई एम नॉट ड्राइंग इट, आई एम नॉट शोइंग इट टू यू, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। कभी आप सुने तो आपको ऐसा ना लगे कि यार आपने कभी ये बात सुनी नहीं है, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी। लेकिन हमारे सिलेबस में हमने क्या याद रखना है? मेडिटेरेनियन सी के ऊपर बादल बनते हैं, ये हवाएं ऊपर जाएंगी, इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेटेड पार्टिकल जब ऊपर जाएंगे वाटर वेपर्स, तो एक सर्टेन हाइट पे जाके ठंडे होंगे। ठंडे होने का मतलब है कंडेंसेशन हो रही है, बादल फॉर्म हुआ है, बादल ट्रैवल करेंगे किसकी तरफ? ये बादल ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान की तरफ। पहले ये बारिश देंगे अफगानिस्तान में, फिर ये बारिश देंगे ईरान में, और आखिर में ये आपके पास पाकिस्तान में मिलते हैं, ठीक है। सर क्या, ओके, सवाल आया मार्केट में, ठीक है, क्या सवाल आया पढ़ लेते हैं। सर क्या कराची को हमेशा टेल एंड रेन ही मिलती है? देखो कराची को तो एक्चुअल में रेन मिलती ही नहीं है। बहुत मीडियोकर केसेस ऐसे होते हैं कि ये वेस्टर्न डिप्रेशन कराची तक पहुंच जाए बारिश लेकर। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर कोयटा में जो स्नोफॉल हो रही है, तो क्या उसका रीजन वेस्टर्न डिप्रेशन है? तो मैं बोलूंगा हाँ यार, कोयटा में जो सर्दियों में बारिश आ रही है वो वेस्टर्न डिप्रेशन है, और वेस्टर्न डिप्रेशन जब आता है तभी कोयटा में स्नोफॉल होती है। तो कोयटा में स्नोफॉल का रीजन इज वेस्टर्न डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन कराची में बारिश जो होती है वो हाँ यूजुअली हमें टेल एंड ही मिलती है, ठीक है। अगर अरेबियन सी के ऊपर बादल बन रहे होते हैं तो उसकी हवा की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो कराची से दूर ले जाते हैं बादलों को। तो यार ये है कि कराची थोड़ा सा है ना इस मामले में है कि हमारे यहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है ना। लेकिन इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड कि हमारे यहाँ पे बारिश अच्छी खासी हुई है, ठीक है। बस थोड़ा सा निज़ाम अच्छा हो जाए ना हमारे कराची का, तो हो सकता है कि हम बेटर अटेंडेंस के ऊपर बारिश इंजॉय कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश इंजॉय नहीं की जाती, हमारे यहाँ पे बारिश है अजाब। अल्लाह माफ़ करे भाई, रहमत है अल्लाह की। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने कराची के लिए ना वो बाकायदा तौर पर बारिश को एक है ना कन्वर्ट कर दिया अजाब के अंदर, कि यार वो हम है ना दुआ करने में बारिश ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर बारिश होने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि बारिश इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन फिर भी
ठीक है। आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी बेटा। इफ इट्स क्लियर प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू रिप्लाई। क्या सबको यहाँ तक वेस्टर्न डिप्रेशन वाली बात समझ में आई है? याद रखना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स। एक आपके पास वो स्टेचर है जहां पर आपके पास द वेस्टर्न डिप्रेशन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो पेपर में इंक्लूडेड है। एक उसकी फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। वी सर्टेनली डू नॉट हैव द फॉर्मेशन ऑफ दीज रेनफॉल इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा। इफ इट्स क्लियर बेटा प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। और अगर किसी को भी कोई सवाल है तो वो आराम से अपना माइक खोलकर मुझसे सवाल कर सकता है। ठीक है ना। सिंस वी आर a few people in the class, if anyone has any discrepancy yet, he or she can surely text me. आप मुझे टेक्स्ट कर ले। आपको टेक्स्ट नहीं हो रहा, आपको माइक खोलना है, माइक खोलना है और मुझसे पूछ ले। ठीक है। आए ज़रा, जब तक कोई सवाल नहीं पूछ रहा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो the wind system blows from the Mediterranean Sea and travels its way towards Afghanistan and Pakistan. तो मैंने इधर सिर्फ विंड सिस्टम लिखा है, आपको भी पेपर में सिर्फ विंड सिस्टम लिखने की जरूरत है। अगर कोई बहुत होशियार चंद हो तो वो जेट स्ट्रीम लिख दे, लेकिन मेरे हिसाब से विंड सिस्टम इज इनफ। दे लूज मोस्ट ऑफ द वाटर व्हेन दे रीच पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द लॉन्ग जर्नी। ईरान है, अफगानिस्तान है, मल्टीपल मुल्क है बीच में, तो यार सारा का सारा कंटेंट जो है वो लूज हो जाता है। दे कम टू पाकिस्तान फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। विंटर्स के अंदर पाकिस्तान में आते हैं। दिसंबर टू मार्च सीजन है। एग्जामिनर 1 मार्क का सवाल पूछ लेगा, और पूछा हुआ भी उसने पास वर्ड्स के अंदर कि बताओ मुझे अगर वेस्टर्न डिप्रेशन पाकिस्तान में आ रहे हैं तो वो कौन से मंथ्स में आएंगे। तो आपको उधर लिखना पड़ेगा दिसंबर टू मार्च। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टेक्स प्लेस इन केपीके। देयर इज वेरी लेस रेनफॉल इन बलूचिस्तान, यानी मेजोरिटी तौर पर बारिशें जो है ना वो केपीके में ही हो जाती है। थोड़ी बहुत बारिशें बलूचिस्तान तक भी पहुंच जाती है। और केपीके में मैंने अभी आपको बताया कौन सी सिटी है, जल्दी बताएं भाई चैट बॉक्स में लिखकर। विच सिटी गेट्स द मोस्ट रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिप्रेशन व्हेन वी टॉक अबाउट केपीके? इन जनरल बात कर रहा हूं। अभी मैंने बताया अभी बेटा, केपीके में क्वेटा कैसे आएगा मेरी जान? क्या बोल रहे हो बेटा? क्वेटा तो बलूचिस्तान में है ना बेटा। अभी मैंने नीचे डायग्राम के ऊपर मार्कआउट भी करके दिखाया कौन सी सिटी ऐसी सिटी है जो मेजॉरिटी रेनफॉल रिसीव करती है। एक्सेलेंट, पिशावर। तो पिशावर आपके पास एक वाहिद सिटी ऐसी सिटी है जो बाकायदा तौर पर ज्यादा बारिश रिसीव करती है ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशन। ठीक है। थोड़ा धुला है ना अम्मा, थोड़ा धुला है ना। जी बिल्कुल साफ है, पानी पिला। बेटा माइक बंद रखेंगे। अच्छा, आगे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टेक्स प्लेस इन केपीके, और ये मैंने बात समझा दी। सम वेव्स आर एक्सपीरियंस्ड इन सिंध एज वेल एंड इन सम ईयर्स। जब बारिश की किसी साल में ना विंड का प्रेशर ज्यादा होगा, बादल ज्यादा बने हुए होंगे, तो ये सिंध तक पहुंच जाएंगे, वरना अक्सर और बेशतर ये सिंध तक नहीं पहुंचते। इसके बाद इन माउंटेनियस एरियाज प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू अबाउट स्नोफॉल इन क्वेटा। तो अब देखो ना, अगर माउंटेनियस एरियाज में वेस्टर्न डिप्रेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्नो। तो बारिश तो हो रही है, लेकिन जब वो तक वो जमीन पर पहुंचती है बेटा, इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू व्हाट? स्नो। और होती क्या है? स्नोफॉल होती है। वेस्टर्न डिप्रेशन मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। नॉट जस्ट वेस्टर्न डिप्रेशन, all airs move from high pressure zone to low pressure zone. Always remember. मैंने आपको एसी की भी मिसाल दी कि आपके घर में स्प्लिट लगा हुआ है, स्प्लिट में से हवा निकल रही है। अभी जो हवा आप पर आ रही है, दैट्स वाई, बिकॉज एसी इज थ्रोइंग अप द कोल्ड एयर ऑन यू एंड यू आर स्टेइंग इन अ वार्म जोन। वार्म जोन का मतलब लो प्रेशर एरिया, एसी में ठंडी हवा है तो हाई प्रेशर एरिया, एंड एयर ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, यानी तभी एसी की हवा मुझ तक आती है। तो दिस इज द फिनोमेना। हमने पिछली क्लास में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज किया था। अगर किसी को याद नहीं है तो वो बाकायदा तौर पर जाकर रिकॉर्डिंग देखेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा इसके इंटेंडेड नोट्स के ऊपर, और मैं आपको समझा दूंगा कि पेपर में आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है। ठीक है, चलें। सो वेस्टर्न डिप्रेशन के बारे में पहली चीज जो याद होनी चाहिए वो ये है कि सीजन क्या है बेटा?
दिसंबर टू मार्च इसका सीजन है, यानी ये जो बारिशें होती हैं दिसंबर से मार्च के बीच में होती है। दिसंबर से मार्च का मतलब कौन सा सीजन बेटा? विंटर सीजन की बात कर रहा हूँ, विंटर्स के अंदर होती है। सोर्स क्या है इसका? मेडिटेरेनियन सी इसका सोर्स है, यानी जो बारिश के और ये बादल बनते हैं ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पर बारिश होती है मेजॉरिटी? तब आप बोलेंगे सर केपी के और बलूचिस्तान, वो तो ठीक है, केपी के और बलूचिस्तान आप लिखेंगे, लेकिन आप इसमें दूसरे रीजन्स भी लिखेंगे जहां अक्सर और बेशतर ये बादल पहुंच जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर एरियाज आर द नॉर्दर्न रीजन्स, स्पेशली केपीके। केपीके के अंदर आप पेशावर, चित्राल और डेर की बात लिखेंगे कि ये वो जगहें हैं, ये वो सिटीज हैं जहां पर बारिश होती है, ठीक है। पंजाब के अंदर अक्सर नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन्स के अंदर थोड़े बहुत क्लाउड्स पहुंच जाते हैं तो बारिश हो जाती है, स्पेशली पोटवार प्लेट्यू, सॉल्ट रेंजेस, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, ये वो एरियाज हैं जिधर तक ये बादल थोड़े बहुत पहुंच जाते हैं। ग्रेटर इंटेंसिटी इन द साउथ, सदर्न सिंध के अंदर भी ये पहुंच जाते हैं अक्सर, कराची और आपके पास ठट्टा के करीब। मोस्ट ऑफ बलूचिस्तान रिसीव्स लाइट शावर्स, यानी क्वेटा का नाम लिखेंगे आप, नीचे लसबेला का नाम लिखेंगे, ये वो जगह है जहां पर आपके पास वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से बारिशें आती हैं, ठीक है ना। सर लेकिन इस्लामाबाद में तो बहुत बारिश होती है। मैंने बेटा आपको वही तो बोला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और ये वो एरियाज हैं जहाँ पर वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से बारिश आती है सर्दियों में। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। अभी तो हमने पढ़ा कि पंजाब के नॉर्दर्न और सेंट्रल एरियाज के अंदर बारिश आती है। देन वी टॉक्ड अबाउट इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पोटवार प्लेट्यू, सॉल्ट रेंजेस, ये वो कुछ रीजन है जहाँ पर विंटर्स में वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से बारिशें ज़्यादा आती हैं। और इस्लामाबाद में तो पूरा साल बारिश ज़्यादा होती है, इवन समर्स के अंदर, बिकॉज मानसून ऑल्सो हिट्स इस्लामाबाद क्वाइट एविडेंटली, ठीक है। सर समर में इस्लामाबाद में मानसून की वजह से आती है, हाँ मैंने अभी वही कहा, आई जस्ट सेड दैट, द सेम थिंग। ठीक है भाई, कुछ और पूछना हो तो ऑफ कोर्स चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा या आप अपना माइक खोल लीजिएगा और पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगर ये बारिश आ गई, अब इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं? इम्पैक्ट्स याद रखना पॉजिटिव भी होंगे और इम्पैक्ट्स याद रखना क्या होंगे बेटा, नेगेटिव भी होंगे। पहले नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये बारिशें आ रही हैं तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से हैवी स्नोफॉल होगी। अब याद रखना पेपर में ना सिर्फ स्नोफॉल लिखने से काम नहीं होगा, आपको स्नोफॉल की पूरी चेन बना के दिखानी पड़ेगी। कैसे? अब हैवी स्नोफॉल अगर हो रही है आप क्या लिखेंगे? अगर रीजन में हैवी स्नोफॉल हो रही है सो व्हाट विल यू राइट? आप लिखेंगे जब स्नोफॉल ज़्यादा होती है, यू राइट इट फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर दिस इज वेल, कि भाई अगर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, तो क्या होगा? स्नो अक्यूमुलेशन हो जाएगी रोड्स के ऊपर, इससे रेलवे ट्रैक्स के ऊपर स्नो अक्यूमुलेशन हो जाएगी, तो इट विल बिकम अ बैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट, कि जब तक बर्फ़ उस रोड पर मौजूद है आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। फिर डीले आएंगे ऑर्डर्स के अंदर, अगर कोई ट्रेड ऑर्डर्स हैं, कोई एक्सपोर्ट करना है माल, तो उसके अंदर डीलेज आएंगे। जब डीलेज आएंगे तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये पूरी चेन ऑफ एनालिसिस है बेटा। अगर 6 मार्कर में आएगा तो आपको इस तरीके की चेन बना के दिखानी पड़ेगी। आई नो वी हैव नॉट डन क्वेश्चन आंसर्स yet, but I hope you understand what chain of analysis is. When you mention a positive or a negative impact, you connect it with all the negative impacts connected. यानी पूरा डिटेल में समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे कि हो क्या रहा है। आप ये नहीं लिख दोगे कि स्नोफॉल एक बुरी चीज़ है, कि वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से स्नोफॉल होती है जो कि खतरनाक है। नहीं, कैसे खतरनाक है? हाउ इट इज़ डेंजरस, हाउ इट इज़ ब्रिंगिंग द इकोनॉमी डाउन, हाउ इट इज़ लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी। तो ये बातें आपको पेपर में लिखनी है। और अक्सर बच्चे लूज देयर मार्क्स इन द ज्योग्राफी एग्जाम बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग दीज चेन्स। जब तक आप ये चेन्स नहीं बनाएंगे बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो पास पेपर्स करेंगे तो उधर भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू व्हाट चेन्स आर, इंट्रोड्यूसिंग यू टू व्हाट चेन्स आर। नेक्स्ट, फ्लडिंग हो जाएगी। अब कल अगर पेपर में आ गया भाई, आपने लिखा कि भाई इम्पैक्ट एक रेनफॉल का ये है वेस्टर्न डिप्रेशन का, कि बहुत सारे एरियाज में ना फ्लडिंग हो जाती है। अब फ्लडिंग के क्या नुकसान आता है वो बताओ। आप बताओ कि जब भाई इलाकों में फ्लडिंग हो जाती है तो बहुत सारा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब क्रॉप डिस्ट्रॉय होगा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल वीट का क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, अब वीट क्या है? डेली इसेंशियल्स में से एक है। आप और मैं डेली बेसिस पर वीट कंज्यूम करते हैं, तो
लोकल्स के लिए खाने पीने के लिए वीट नहीं बचेगा, एंड इट विल लीड टू फेमाइन कंडीशंस इन द कंट्री। तो सिर्फ फ्लडिंग लिखने से काम नहीं होगा, फ्लडिंग की पूरी कनेक्टिविटी चेन बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर में लिखा कोल्ड वेव्स आ रही हैं, फॉग आ गई, इसका क्या नुकसान है? अगेन इट्स अ बैरियर फॉर ट्रैवलिंग, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, लोग मर जाते हैं फॉग में, क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। जब उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है मर जाएंगे। फ्रीजिंग टेम्परेचर है, बारिश अक्सर ज़्यादा हो जाती है, डैमेज टू क्रॉप्स। अब डैमेज टू क्रॉप्स हुआ है तो मैनी क्रॉप्स आर रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। डैमेज टू क्रॉप्स का मतलब क्रॉप्स कम का मतलब है रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज वुड आल्सो रिड्यूस। अब जब इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल कम हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? इंडस्ट्रीज माल नहीं बनाएगी। माल ना बनाने का क्या मतलब है? लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाई। तो यार ये कनेक्टिविटी आपने उधर बनानी है। पेपर के अंदर सवाल आएगा, वो पूछ सकता है आपसे टू व्हाट एक्सटेंट का क्वेश्चन, 6 मार्कर में पूछ लेगा कि क्या बताओ मुझे कि वेस्टर्न डिप्रेशन क्या पाकिस्तान के लिए हमेशा बेनिफिशियल है? तो फिर आप उधर लिखोगे कि नहीं 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 हमेशा बेनिफिशियल नहीं है, इससे तो नुकसान भी है। फिर आप उधर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज लिखोगे। एट वन पॉइंट ऑफ व्यू टेल how is it beneficial for the people of Pakistan, and on the other hand you mention how it creates negative impacts for the people of Pakistan। ये सवाल मैं कराऊंगा, ऑफ कोर्स ये चीज़ें लिखवाऊंगा, लेकिन अभी इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना? हम ये सब लिखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है? क्रूशल फॉर एग्रीकल्चर। भाई वेस्टर्न डिप्रेशन बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए सर, लेकिन वेस्टर्न डिप्रेशन तो विंटर्स में आते हैं। आप बोल रहे हैं एग्रीकल्चर, विंटर्स में एग्रीकल्चर नहीं होता। होता है भाई, विंटर क्रॉप्स, मोस्ट एसेंशियल क्रॉप वीट राबी क्रॉप है, विंटर क्रॉप है, विंटर में ग्रो होता है। तो अगर मुझे वीट के क्रॉप के लिए पानी चाहिए तो उसके लिए कौन सी बारिश चाहिए होगी? आई नीड मोर वेस्टर्न डिप्रेशन। नेक्स्ट, स्नोफॉल इंक्रीजेस वाटर अवेलेबिलिटी। कैसे? ग्लेशियर्स में जितनी बर्फ जमती है, पहाड़ों पे जितनी बर्फ जमती है, इन सब से आपको रिवर्स के अंदर पानी मिलता है। अगर ये स्नोफॉल नहीं होगी तो ये पानी नहीं मिलेगा। तो इट रेगुलेट्स द वाटर सप्लाई इन द कंट्री, और जितनी वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी उतना ही ज़्यादा आगे जाके आप जो है वो एग्रीकल्चर कर पाएंगे। और वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने का एक फ़ायदा ये भी है, आप ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है कि पानी से भी बिजली बनती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सर कैसे बनती है? वेट करेंगे, पावर रिसोर्सेज में पढ़ेंगे कैसे बनती है। अभी के लिए ये समझ लो कि पानी से भी बिजली बनती है, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए पानी ज़रूरी है। सो यू कैन इवन चेन कनेक्ट दिस चेन टू व्हाट, टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, और पानी हमें किससे मिलेगा? वेस्टर्न डिप्रेशन से मिलेगा। आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा, सबको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट समझ में आए होंगे, ठीक है ना? क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है? इफ यस बेटा प्लीज डू राइट यस इन द चैट बॉक्स। जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा, वक्त का में मुकाबला सख्त हो चुका है, बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। यार मैं रोज इसी टाइम पे क्लास ले लिया करा करूं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा है ना ऐसा इशू है कि इससे पहले मेरी एक क्लास होती है। आज मैंने सारी क्लासेस के टाइम रिड्यूस किए, वरना मैं ज़रूर ले लेता मेरे बच्चे। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम 9:15 तक क्लास स्टार्ट कर लें और एंड कर दें 10:15 पर। बट देखो 15 मिनट से कोई डिफरेंस नहीं होता, 15 मिनट की बात है, आप थोड़ा बहुत केटर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है अच्छी पढ़ाई के लिए यार, ठीक है ना? अच्छा, मैंने ऑलरेडी आप लोग सबको बता दिया है कि नेक्स्ट मंडे को हमारा एक टेस्ट है, ठीक है? और वो टेस्ट जो है बेटा वो आपका ज्योग्राफी का टेस्ट है, ठीक है ना? ज्योग्राफी में मैं फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सब कुछ उसमें टेस्ट करूँगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा या जो लेट हैं या जिन्होंने क्लास मिस करी है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं बेटा ड्राइव के ऊपर, आप ड्राइव पे जाएं, रिकॉर्डिंग्स लें और रिकॉर्डिंग्स देखकर कवर अप करें, ठीक है ना? मंडे को इंशाल्लाह टेस्ट लूँगा, अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा, मैं कंफर्म फ्राइडे को करूँगा, लेकिन आप प्रिपरेशन शुरू कर दें, आज ही से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है ना? सर ये भी चेन बना सकते हैं कि फॉग की वजह से कुछ नज़र नहीं आएगा,
कुछ नजर नहीं आएगा और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं रोड्स पर। हाँ, तो वो तो हमने ऑलरेडी उधर लिखा होता है ना कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, बिल्कुल वो चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सर आर द टेस्ट चेक, बेटा फ्राइडे को मतलब आपको क्लास से पहले मिल जाएंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह फ्राइडे को मैंने जो स्लॉट बुक किया हुआ है ना वो बेस्ट है, उससे पहले इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह। चलें जी, आ जाएंगे मेरे बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, क्या डिफरेंस है मैरीटाइम इफेक्ट में और कॉन्टिनेंटल इफेक्ट में? हम ऑलरेडी इसको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैरीटाइम का मतलब होता है ओशन का इन्फ्लुएंस और कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है लैंड का इन्फ्लुएंस। देखो, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट हर उस जगह पर आप फेस करेंगे जो जगह किससे दूर हो, समंदर से दूर हो, ठीक है। तो वही बात अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है, हमने पिछली क्लास में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा था, मैंने उसमें बहुत क्लियरली ये बात समझाई थी। सो मैरीटाइम क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नियर बाय ओशन, अ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नियर बाय लैंड। तो एक में ओशन का इन्फ्लुएंस आ गया, एक में लैंड का इन्फ्लुएंस आ गया। और मैंने आपको समझाया भी था, जिस लैंड के करीब ओशन होता है वो लैंड जैसे ही गर्म होता जाता है तो सी ब्रीज आ जाती है इसको ठंडा करने के लिए। अगर वो लैंड ठंडा होने जाता है तो लैंड ब्रीज चले जाती है उसको गर्म करने के लिए। तो याद रखना, ओशन का फायदा है। तभी ओशन के पास, समंदर के पास जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं उन सब में आपको मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा। वाई मॉडरेट क्लाइमेट? बिकॉज ओशन इज ऑलवेज अवेलेबल टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ टेम्परेचर्स। तो वो कभी भी टेम्परेचर्स को एक्सट्रीम नहीं होने देता। अब आप अगर लैंड पे आ जाए, फॉर एग्जांपल आप सिब्बी चले जाएं, आप लाड़काना चले जाएं, वहां तो समंदर ही नहीं है। अब दिन के वक्त लैंड हीट हो रहा है तो हीट होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है, तो उधर टेम्परेचर्स क्या हो जाते हैं, हाई। और रात के वक्त अगर ठंडा हो रहा है तो ठंडा होता चला जाता है, होता चला जाता है। तो कोई चीज है ही नहीं गर्म करने के लिए, ना लैंड ब्रीज है ना सी ब्रीज है। ये डिफरेंस है मैरीटाइम इफेक्ट में और कॉन्टिनेंटल इफेक्ट में। अगर पिछली क्लास किसी ने नहीं ली तो जाहिर सी बात है ये चीज थोड़ा सा समझने में एरर होगा। तो अगर आपको ये चीज समझनी है तो आप पहले पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखें, फिर आप ये वाली रिकॉर्डिंग देखें, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जिसने पिछली क्लास ली उसको भी प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा होगा। सो द टेम्परेचर ऑफ ऑफशोर करंट्स अफेक्ट नियर बाय लैंड एरियाज। मैरीटाइम क्लाइमेट इज लेस एक्सट्रीम देन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, यानी ज्यादा मॉडरेट होता है। तो मैंने आगे लिखा है ओशन मॉडरेट्स द टेम्परेचर थ्रू विच ब्रीजेस, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इवन आई हैव ट्रेवल्ड टू नवाबशाह एज वेल। अब मैं एक मतलब नवाबशाह चले गया, आई डेंट नो अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टफ। अब आपको पता है, आप जब भी कोई कॉन्टिनेंटल एरिया में जाते हो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हम गए फुल समर्स के अंदर ना, दिन के वक्त इतनी गर्मी की एसी के बगैर बैठा नहीं जा रहा। You cannot even go and travel outside. We didn't even go for lunch. Why? इतनी गर्मी थी कि लंच करने का दिल ही नहीं हो रहा था। और रात के वक्त इतनी ठंडक हो गई भाई कि वी हैड टू यूज कंफर्टर्स। ये शो करता है इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर किस एरियाज में, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट वाले एरियाज में, कि वहां पे मॉडरेट करने के लिए ओशन है ही नहीं। तो लैंड गर्म हो रहा है तो दिन के वक्त गर्म होता ही चला जा रहा है, गर्मी बढ़ गई। रात के वक्त ठंडा हो रहा है तो ठंडा होता चला जा रहा है, कोई है ही नहीं मॉडरेट करने के लिए। So that's why in continental areas we experience which temperature बेटा? We experience extremes of temperature. दिन के वक्त एक्सट्रीम गर्मी, रात के वक्त एक्सट्रीम ठंडक, स्पेशली इन डेजर्ट एरियाज। तो जितना आपके थर पार्क वगैरह डेजर्ट है ना, इनमें दिन में बहुत गर्मी होती है और रात के अंदर एक्सट्रीम ठंडक होती है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यस सर राइट, मैं भी गया था, सेम चीज एक्सपीरियंस की थी, रात को बहुत सर्दी लगी थी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये चीज आप बकाया तौर पर आप जाएंगे ना तो अब आपको समझ आ जाएगा। पहले आपको समझ नहीं आता ना कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आप जा रहे हैं किसी जगह पे, आप बोल रहे हैं भाई यार ये तो बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। अब आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता है क्या हो रहा है, सही है ना। चले जी, आगे आ जाएंगे एंड नेक्स्ट बात करूंगा मैं जो है एक और रेनफॉल की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट्स, ठीक है। क्या होते हैं कन्वेक्शनल करंट्स, ठीक है। सो कन्वेक्शनल करंट्स आपके पास सिंपल बेसिस है रेनफॉल का। और कन्वेक्शनल करंट जो डेवलप होते हैं ना बेटा, वो कौन सी एरियाज में होते हैं? दे आर यूजुअली डेवलप्ड इन कॉन्टिनेंटल रीजन्स, ठीक है ना। जहां पर कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होता है, ठीक है।
यानी हर उस रीजन के अंदर जहां पर क्या होगा बेटा, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। यानी यूजुअली दिस रेनफॉल विल बी फॉर्म्ड इन विच एरियाज, द एरियाज दैट आर अवे फ्रॉम व्हाट, ओशन। ठीक है ना, जहां पे लैंड का इफेक्ट होता है। तो आप लिख लेंगे इन एरियाज अवे फ्रॉम, इन एरियाज अवे फ्रॉम ओशन, यानी जहां पर कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होता है। अब ये बारिशें कैसे फॉर्म होती है, सिंपल। अब देखो जहां पर ओशन नहीं होता ना, वहां पर दूसरी चीजें होती हैं, जैसे खूबसूरत से दरख्त होंगे, खूबसूरत से रिवर्स होंगे, खूबसूरत से लेक्स होंगे। इन सब से क्या होगा बेटा, इन सब से होगी इवेपोरेशन। और क्योंकि सूरज चमक रहा होगा दिन के वक्त, तो ये लैंड को गर्म कर रहा है, यानी वार्म एयर डेवलप होगी। क्या प्रॉपर्टी होती है वार्म एयर की, पिछली क्लास में लिखवाया था, वार्म एयर ऑलवेज राइजेस अपवर्ड्स। अगर ये वार्म एयर ऊपर की तरफ अपवर्ड्स राइज हो रही है, तो ये एक मोमेंट पर जाके जब ठंडी होगी, तो ये ऊपर जाके क्या फॉर्म कर लेगी बेटा, बादल। और इस बादल से क्या आएगी बेटा, बारिश। सर ये तो बहुत सिंपल मेथड हुआ। जी, तभी आपको बोला बेटा बहुत सिंपल मेथड है कन्वेक्शन रेनफॉल का। और यही मेथड नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। कन्वेक्शनल करंट्स अकर व्हेन लैंड इज हीटेड अप बाय द सन, द एयर नियर द लैंड एब्जॉर्ब्स द हीट and thus gets less dense and rises upwards. So warm air की ये प्रॉपर्टी होती है कि warm air हमेशा क्या करेगी बेटा, warm air always rises upwards. आप बेटा माइक बंद रखेंगे, ठीक है। कोई सवाल पूछना है तो माइक खोल लो, बट आफ्टर आई हैव डन एक्सप्लेनिंग, ठीक है ना। सर अब टेस्ट जाहिर सी यूनिट बात है 1 का है। बेटा, मैंने क्या बोला, आप माइक खोलेंगे जब वंस आई हैव डन एक्सप्लेनिंग ना, नॉट इन बिटवीन, ठीक है। विल कम बैक टू योर क्वेश्चन, जस्ट गिव अस 2 to 3 minutes, ठीक है। अब ये लैंड हीट हो गया, ऑफ कोर्स जितना भी मॉइस्चर होगा एयर के अंदर, अब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। एक हाइट पर पहुंचकर इतनी ठंडक होगी कि ये सारे के सारे वाटर वेपर्स कंडेंस होना शुरू होंगे। जब ये कंडेंस होंगे तो क्या फॉर्म होंगे मेरे बच्चों, अभी मैंने दिखाया डायग्राम में, क्लाउड्स फॉर्म होंगे। व्हेन द एयर इज कोल्ड टू अ सर्टेन मिनिमम लेवल, रेनफॉल अकर्स। Peshawar and Rawalpindi receive most of the rainfall through which currents? Convectional currents. And remember, Peshawar and Rawalpindi both are what beta? Both are areas that are away from the ocean. तभी इनमें आपको कौन से करंट्स दिखेंगे बेटा, कन्वेक्शनल करंट्स दिखेंगे। क्या सबको यहां तक बात क्लियर है? क्या सबको कन्वेक्शनल करंट समझ में आया है? इफ यस बेटा प्लीज डू राइट यस इन द चैट बॉक्स, जल्दी से सब लिखेंगे बेटा, सब। आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट। शाजिब बेटा अब अपना सवाल पूछ लो बेटा, जो सवाल पूछ रहे थे। सर टेस्ट यूनिट 1 का है। जी बेटा, टेस्ट यूनिट 1 का है, उतना यूनिट 1 जितना मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, ठीक है ना। हमने वेस्टर्न माउंटेन्स के अलावा वैसे सब कुछ कर लिया है, तो आप वेस्टर्न माउंटेन्स के अलावा ध्यान में रखिएगा, बाकी सब आपने करना है, ठीक है, मंडे तक। फिर भी मैं आपको टेस्ट का टाइमिंग, टेस्ट का टाइम टेबल अगली क्लास में कंफर्म कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, देखो अब मुझे ना नमाज जनाजा में जाना है, और आई एम गेटिंग अ लिटिल लेट। 19 मिनट का तो सिर्फ ट्रेवल टाइम है, तो आई हैव टू लीव अभी, ठीक है। अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको टेम्परेचर, इन्वर्जन लेयर्स और बाकी जो रेनफॉल के मेथड्स है वो करा दूंगा, ठीक है ना। हाँ बेटा बिल्कुल, टेस्ट जो है वो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। वो टेस्ट आपके सामने होगा और फिर आपको उसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इवन better prospect पर you will also learn the name of the rivers, the name of the mountain ranges, mountain ranges के individual features, climatic characteristics and most importantly adaptations याद करनी है कि अगर किस तरीके से अडेप्ट करेंगे अगर उन माउंटेन रेंजेस में हम रह रहे हैं तो, ठीक है ना। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास के अंदर एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे जाना है, इसलिए मुझे आज क्लास एंड करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।